हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है दी ऑनलाइन कोचिंग पर। आज की इस क्लास में हम लोग थैलोफाइटा की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, यानी कि इसके जीवन चक्र को पढ़ेंगे और समझेंगे कि कैसे इसकी जो लाइफ है इसमें दो फेज जो हमारे होते हैं, एक हमारा होता है गैमेटोफाइट का और दूसरा हमारा होता है स्पोरोफाइट का। यानी कि एक होता है युग्मक उद्भिद और दूसरा होता है बीजाणु उद्भिद। तो लाइफ साइकिल को हम लोग बिल्कुल डिटेल में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है लाइफ साइकिल ऑफ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का जीवन चक्र। थैलोफाइटा का जीवन चक्र, ओके। तो हम सभी जानते हैं कि ये हमारा क्या है, थैलोफाइटा जो है प्रभाग 1 है। तो थोड़ी बहुत चीजें जो है इसमें एब्सेंट होंगी, मतलब क्या है कि थोड़ा जो है डेवलप नहीं होगा, कम होगा, ठीक। इसकी लाइफ साइकिल को हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बनाते हैं थैलस को, क्योंकि हमने क्या बोला था कि इसमें ट्रू रूट स्टेम ये सब नहीं होती, यानी कि जड़ पत्ती जैसी संरचना जो है वो नहीं होती वास्तविकता में। तो वास्तव जो हमारी जड़ पत्ती तना फूल फल ये सब जो चीजें हैं वो नहीं होती वास्तव में, लेकिन इनके तरह और भी चीजें होती हैं, जैसे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी सारी चीजें होंगी, ठीक है। जैसे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए रूट नहीं होगी तो रूट की तरह और कोई संरचना होगी, थैलस जैसी संरचना होती है, यानी पत्ती जैसी संरचना होती है, ओके। लेकिन वास्तविकता में पत्ती होती नहीं उसमें। तो ये चीजें, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं थैलस को। तो मान लीजिए ये पत्ती जैसी संरचना है, ठीक है। दो थैलस हम बनाएंगे। दो थैलस क्यों? क्योंकि एक हमारा होगा मेल और एक होगा फीमेल, ओके। तो दो थैलस हमने बना लिए। ये क्या है? थैलस है, थैलस, ओके। ये हमारा है नर और एक है मादा। ये दोनों ही कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब है, अभी मैं बताऊंगी कि दोनों ही कैसे होंगे, अगुणित होते हैं। क्या मतलब है अगुणित का? अगुणित यानी कि हैप्लॉइड, ओके। और यहाँ पर हमारा सबसे पहला फेज है, ये फेज पहला है हमारा, ये फेज फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट यानी कि युग्मक उद्भिद, अगुणित। अब अगुणित का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है? देखिए, हम अपने शरीर की, ह्यूमन के जो बॉडी की हर एक सेल है उन सभी में क्या प्रेजेंट होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। सबसे पहले तो क्या होते हैं? केंद्रक तो हर किसी सेल में पाया ही जाता है। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई। इस चैप्टर में मैंने आपको माइटोसिस और म्योसिस यानी कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में डिटेल में बताया था। तो उस वीडियो का अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो। थोड़ा सा इंट्रो में बता देती हूँ इसके बारे में कि ये क्या होता है। जो हमारी बॉडी की सेल होती है, दो तरह की सेल्स हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। एक होती है कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। कायिक कोशिका हमारे बाकी बॉडी के सारे जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उन सभी को परफॉर्म करने के लिए पाई जाती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, जो भी हमारा न्यूरल सिस्टम है वो काम करता है। तो इन सभी वर्क को पूरा करने के लिए, इन सभी को मेटाबॉलिक रिएक्शन को करने के लिए हमारी बॉडी में कायिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, ओके। और दूसरी हमारी होती है जनन कोशिका, जो कि हमारे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें पाई जाती है, ठीक है। तो कायिक कोशिका क्या करती है? माइटोसिस करती है, यानी कि वो समसूत्री विभाजन करती है, यानी अपने ही समान एक कोशिका बनाएगी। तो क्या होगा? उसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होगी। लेकिन हम जनन कोशिका की बात करते हैं, तो ये तो मैंने बताया कायिक कोशिका के बारे में। बात करें अगर जनन कोशिका की, तो जनन कोशिका में अगर गुणसूत्रों की संख्या 46 है और इस 46 गुणसूत्रों की संख्या से भरपूर जो हमारी कोशिका होती है उसे हम बोलते हैं डिप्लॉइड, यानी कि 2n यानी कि डिप्लॉइड। डिप्लॉइड इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी कि पूरी होती है, तो इसीलिए हम इसको डिप्लॉइड बोलते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। या तो आप इसे डिप्लॉइड बोल सकते हो या फिर आप उसे बोल सकते हो 23 का पेयर, यानी कि 23 जोड़े में होते हैं। जोड़े का मतलब क्या है? जैसे हमारी चप्पल क्या होती है? जोड़े में होती है। ईयरफोन्स क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं। तो इसी तरीके से 23 का क्या होता है? पेयर होता है, यानी कि 23 और 23 क्या हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। 23 और 23 मिलकर क्या हो जाएंगे? 46 हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो आप इसको 2n बोलते हो जब गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? पूरी होती है। इसमें अगर मैं दो तरह के डिवीजन करके बताती हूँ,
अगर इसमें माइटोसिस हो यानी कि समसूत्री हो और इसमें जब मियोसिस हो यानी कि जब इसमें अर्धसूत्री हो, तब क्या मतलब होता है? अगर माइटोसिस अगर इसमें हो रहा है तो माइटोसिस में क्या होता है, 46 की 46 गुणसूत्री जो सेल्स इससे बनेगी उसमें होगा, यानी कि इससे जो सेल बनेगी, और अगर उस सेल का जो निर्माण है वो माइटोसिस के दौरान हो रहा है यानी कि समसूत्रण के दौरान हो रहा है, तो समसूत्रण के दौरान वो सेल जो बनेगी उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या समान होगी यानी कि 46 होगी। दूसरी ओर अगर हम बात करें मियोसिस की यानी कि अर्धसूत्री विभाजन की, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई सेल बन रही है थ्रू मियोसिस, तो इसमें 2 तरह की सेल्स बनेंगी यानी 2 से 4, हम बात करें तो एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनेंगी। तो यहाँ पर 46 गुणसूत्र होंगे, तो यहाँ पर मियोसिस में क्या हो जाती है, संख्या आधी हो जाती है, तो 23 यहाँ 23 यहाँ, या फिर आप इसको एक से समझ लो कि 46 थे तो कितने हो गए, 23 हो गए। ठीक है, समसूत्रण यानी कि समान होगी संख्या, अर्धसूत्रण यानी कि संख्या जो है वो आधी हो जाएगी। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये डिप्लॉयड संरचना थी यानी 2n थी, तो 2n से अगर सामान्य हुई तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, 2n बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर 46 थी, यहाँ पर 23 हो गई, तो इसको 2n बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। ओके, तो ये हमारी डिप्लॉयड संरचना बोलती है हम इसे, और इसको हम बोलते हैं हैप्लॉयड। ओके, आधी संख्या जब होती है तो उसे हम हैप्लॉयड या फिर अगुणित बोलते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे नर और मादा है, इनका शरीर भी कैसा है, यानी कि इनकी जो सेल बॉडी है, इनके जो जननांग है, वो पहले से ही कैसे हैं, हैप्लॉयड है। ओके, अब देखो यहाँ पर जो नर का शरीर होता है, इस पे क्या होंगे, नर जननांग होंगे, नर जननांग, उन्हीं में तो गैमेट बनेंगे। तो यहाँ पर जो नर जननांग होता है वो हमारा होता है पुधानी, पुधानी जिसको हम लोग एंथेरिडियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथेरिडियम। ओके, इंग्लिश आप चाहो लिख सकना, एंथेरिडियम। ओके, और यहाँ पर फीमेल में यानी माता में माता जननांग होगा, जिसको हम बोलते हैं स्त्रीधानी, स्त्रीधानी, या फिर इसको हम बोलते हैं आर्केगोनियम, आर्केगोनियम। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा मिला लेना, ठीक है, वैसे सही है मेरे हिसाब से। तो पुधानी यानी कि एंथेरिडियम और स्त्रीधानी यानी कि आर्केगोनियम। तो पुधानी यानी कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है यानी कि नर जनन अंग होता है, इससे क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे, और वो गैमेट कौन सा होगा, नर का होगा। तो यहाँ पर जो नर युग्मक बनेगा, क्योंकि क्या बनेंगे, अगर फ्यूजन करना है तो क्या बनेगा, युग्मक बनेंगे। ठीक है, जो जनन कोशिका होती है उसमें युग्मक बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया जैसे 2n से क्या बनेगा, n बनेगा, तो उसे हम युग्मक बोलते हैं। तो युग्मक बनते समय जो कोशिका से संख्या जो है वो आधी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, क्योंकि थैलोफाइटा जो है इतना हम बोल सकते हैं थोड़ा प्रिमिटिव है ना, प्रिमिटिव टाइप का जो बोल सकते हैं प्लांट है वो है। इससे थोड़ा जो है एडवांस हम किसको देखेंगे, थोड़ा डेवलप किसको देखेंगे, ब्रायोफाइटा को देखेंगे। फिर उससे डेवलप क्या होगा, टेरिडोफाइटा होगा, उससे जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। तो ये थोड़ा प्रिमिटिव टाइप का है, थोड़ा पुराना टाइप का है, तो इसमें इतना जो है हम एडवांसमेंट नहीं देखते हैं। तो यहाँ पर अगुणित संरचनाएं होती है पहले से ही, है ना। और यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जो युग्मक बनेंगे उसमें भी संख्या क्या होगी, आधी हो जाती है। तो यहाँ तो पहले से ये क्या है, अगुणित है, तो ये क्या करता है, समसूत्री विभाजन करता है। ओके, अब पुधानी से जो गैमेट्स बनेंगे वो हमारा कैसा होगा, अगुणित ही होगा। तो यहाँ पर अगुणित संरचनाएं बनेगी, यानी कि n थी, तो यहाँ पर भी गैमेट बनते समय n संरचना ही रहेगी, और यहाँ से गैमेट बनेगा जो कि हमारा क्या होगा, स्पर्म होगा। यहाँ पर क्या होगा, स्पर्म। n संरचना होगी और ये हमारा क्या है, स्पर्म है, स्पर्म। ओके, यानी कि शुक्राणु। और ये हमारा जो है क्या कहलाता है, अभी किससे हुआ ये हमारा हुआ समसूत्री विभाजन से, यानी कि माइटोसिस से, समसूत्री विभाजन। ओके, माइटोसिस, माइटोसिस। इसी प्रकार से स्त्रीधानी में भी होता है। तो स्त्रीधानी में भी जो है यहाँ पर भी युग्मक बनेगा, वो भी हमारा कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। और हैप्लॉइड जो युग्मक बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अंडा, अंडा या फिर ओवम, ओवम। ठीक है, तो इसमें बनेगा अंडा या फिर ओवम, या फिर सॉरी आप इसको एग बोलो। ये ह्यूमन की बॉडी में तो हम ओवम बोलते ही, लेकिन यहाँ पर एग बोलना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनता है एग। चलिए अब ठीक है, इतना समझ में आया, ये इतना डिवीजन समझ में आया आपको। तो यहाँ पर ये हमारा अगुणित जो हमारे मेल और फीमेल थे,
इन दोनों में ही क्या आता है, पुधानी, जो मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको हम पुधानी या फिर एंथीरिडियम बोलते हैं, और स्त्री में स्त्रीधानी होती है जिसको हम लोग आर्किगोनियम बोलते हैं। तो आर्किगोनियम और जो हमारा एंथीरिडियम है, ये दोनों ही जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, ये दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं यानी अगुणित होते हैं, यानी कि इनकी शरीर में जो संख्या होती है गुणसूत्रों की वो पहले से ही आधी होती है। इन दोनों के जो गुणसूत्र होते हैं वो मिल करके क्या करेंगे, फ्यूजन करेंगे। फ्यूजन का मतलब होता है दोनों ही गुणसूत्र जो है आपस में मिलेंगे और उनसे दोनों से ही मिलने पर क्या होगा, एक संरचना बनेगी जो कि हमारी डिप्लॉइड होगी। ठीक है, अब यहाँ से आ जाओ आगे, तो यहाँ से एक संरचना बनती है जो कि हमारी कैसे होती है, डिप्लॉइड होती है, 2n होती है। ठीक है, अब ये 2n संरचना जो है वो हमारा क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट यहाँ पर देखो कैसा था, फेज 1 था जो कि गैमेटोफाइट था। अब यहाँ पर फेज 2 स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर हमारा फेज 2 स्टार्ट हो जाता है जो कि हमारा क्या होता है, यहाँ पर क्या था, गैमेटोफाइट था, यहाँ पर हो जाता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट सारी चीजें वही चल रही जो आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं। तो यहाँ पर गैमेटोफाइट है जिसको हम बता देती हूँ, अच्छे से लिख देती हैं, अच्छे से लिख देते हैं। ये हमारा है गैमेटोफाइट या फिर इसे हम बोलते हैं युग्मक उद्भिद, युग्मक उद्भिद, इसे हम बोलते हैं युग्मक उद्भिद। और यहाँ पर सेकंड फेज स्टार्ट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरोफाइट या फिर हम इसे बोलते हैं बीजाणु उद्भिद, बीजाणु उद्भिद। ठीक है, स्पोरोफाइट। तो अब हमने पहला जो है गैमेटोफाइट तो देख लिया। तो यहाँ पर अगुणित पूरी जो डिवीजन था वो अगुणित ही से हो रहा था, यानी कि शुरू में जो कोशिका थी वो कैसी थी, अगुणित थी, और अगुणित से अगुणित कोशिका बनी, और अगुणित कोशिका कौन सी बनी, यहाँ पर जो गैमेट्स बने वो भी कैसे थे, अगुणित थे। शुक्राणु भी अगुणित था और अंडा जो था वो भी अगुणित ही था। इन दोनों के ही फ्यूजन से यहाँ पर क्या हुआ, फ्यूजन हुआ यानी कि संलयन हुआ, संलयन। और संलयन के दौरान यहाँ पर जो संरचना बनी वो कैसी थी, डिप्लॉइड थी यानी 2n थी। तो n प्लस n 2n ही बनेगा ना, है ना, अगुणित से अगुणित मिलेगा जब तो कैसे बनेगी, द्विगुणित संरचना बनेगी। तो यहाँ पर जो संरचना थी वो कैसी थी, 2n थी। अब यहाँ पर जो है ये अगुणित फेज था यानी कि ये हैप्लॉइड फेज था, और यहाँ पर जो फेज होगा वो कैसा होगा, द्विगुणित होगा, द्विगुणित। ठीक है, यानी डिप्लॉइड होगा। ओके, अब यहाँ पर समझो होता क्या है, यहाँ पर जो डिप्लॉइड संरचना थी इसमें अब क्या होता है, डिवीजन होता है। अब ये थोड़ा विकसित होगी, ठीक है, ये विकसित होगी, थोड़ा सा डेवलप करेगी, इसका इसमें न्यूक्लियस भी है, ये क्या करेगी, थोड़ा डेवलप करेगी, विकसित होगी, और विकसित होने के बाद ये क्या करेगी, डिवीजन करेगी यानी विभाजित होगी। तो विभाजित होगी तो ये विभाजन करती है किसके दौरान, मियोसिस के दौरान, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्रण के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो आपको सभी जानते हो, मैंने बताया था कि जो डिप्लॉइड संरचना होती है अगर वो अर्धसूत्री विभाजन को बता रही है तो उसके दौरान जो वो बनते हैं, जो कोशिकाएं बनती हैं वो हैप्लॉइड होती हैं यानी अगुणित होते हैं। तो द्विगुणित से जो संरचना बनेगी डिवीजन मियोसिस के दौरान वो कैसे होगी, अगुणित होगी। तो यहाँ से क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। और वो स्पोर्स कैसे होते हैं, वो हमारे स्पोर्स होते हैं, ये हमारे स्पोर्स बन गए, और ये स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित, अगुणित। और ये बन गए स्पोर्स, तो ये हमारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये हमारे बन गए अगुणित, अगुणित बीजाणु, अगुणित बीजाणु जो कि हमारे कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और ये हैप्लॉइड जो हमारे स्पोर्स हैं, जो बीजाणु हैं यानी कि हमारे क्या है, स्पोर्स हैं, स्पोर्स, ये आगे चल के जर्मिनेट कर जाते हैं और ये क्या बना लेते हैं, प्लांट बना लेते हैं। यहाँ पर से कुछ जो बीजाणु होंगे वो मेल होंगे, कुछ होंगे जो फीमेल होंगे। तो कुछ जो यहाँ पर बीजाणु होते हैं वो मेल बॉडी बना लेते हैं, कुछ फीमेल बॉडी बना लेते हैं। तो ये क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, यानी कि ये क्या कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं, और यहाँ से फिर से एक नया पौधा बना लेते हैं। तो ये होती है लाइफ साइकिल किसकी, थैलोफाइटा की। ओके, फिर से रिवाइज कर देते हैं हम इस चीज़ को, और मैं फिर से अच्छे तरीके से यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए होता क्या है, थैलोफाइटा का जो शरीर होता है यहाँ पर दो तरह के फेज होते हैं, दो तरह की अवस्थाएं होती हैं। एक हमारी होती है गैमेटोफाइट यानी कि युग्मक उद्भिद, और ये जो है ज़्यादा प्रभावी होती है, प्रभावी यानी कि डोमिनेंट होती है, यानी कि इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। और हमारी जो दूसरी अवस्था है यानी कि बीजाणु उद्भिद है, ये हमारी कैसे होती है,
थोड़ी सी कम प्रभावशाली होती है या फिर अप्रभावी होती है, यानी रिसेसिव होती है। तो ये अपना प्रभाव दर्शाती है और इसी पर जो है हमारी बीजाणु उद्भिद की जो व्यवस्था है वो हमारे युग्मक उद्भिद पर ही डिपेंड होती है, यानी कि जो स्पोर्स बनेंगे वो हमारे आगे चल रहे क्या बनेंगे, युग्मक उद्भिद बनेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर होता क्या है, दो प्लांट्स होते हैं, एक होती है मेल बॉडी, एक होती है फीमेल बॉडी। ये क्या है, थैलसी है, जिसमें ट्रू स्टेम रूट वगैरह नहीं होते, है ना, वास्तविकता में ये नहीं होते। इस तरह से कुछ दूसरी संरचना होती है। नर में नर जनन अंग होगा जिसको हम पुधानी बोलते हैं, और फीमेल में फीमेल जनन अंग होगा या फिर जो गैमेटेंजिया होगा वो हमारा स्त्रीधानी होगा। ठीक है, इसको हम गैमेटेंजिया बोलते हैं। गैमेटेंजिया का मतलब होता है जो किसको, गैमेट को धारण करके रखता है, यानी युग्मक को धारित करता है। ठीक है ना। तो स्त्रीधानी जो है ये अंडा बनाएगी, पुधानी जो है ये हमारा क्या बनाएगा, शुक्राणु बनाएगा। पहले से ही इनमें क्या होती है, इनकी संख्या क्या होती है, अगुणित होती है। तो अगुणित से अगर हमें अगुणित चाहिए तो हमें क्या करवाना पड़ेगा, समसूत्री विभाजन करवाना पड़ेगा, क्योंकि समसूत्री विभाजन के दौरान क्या होती है, संख्या समान रहती है। तो इसीलिए इन दोनों में ही संख्या समान रहे, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के दौरान दोनों ही संख्या क्या होती है, हैप्लॉइड होती है, यानी कि दोनों की जो कोशिकाएं हैं वो हैप्लॉइड यानी अगुणित होती हैं। अब होता क्या है, इन दोनों के क्या होता है, संलयन होता है। शुक्राणु और अंडे का जो संलयन होगा तो यहाँ से डिप्लर संरचना बनेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अगर n और n दोनों ही प्लस होंगे तो क्या होगा, हैप्लॉइड संरचना, डिप्लॉइड संरचना तो बनेगी। तो यहाँ पर द्विगुणित संरचना बनती है, और ये द्विगुणित संरचना हमारी कौन होती है, स्पोरोफाइट होती है, यानी बीजाणु उद्भिद होता है। अब बीजाणु उद्भिद देखो, यहाँ पर जो युग्मक उद्भिद और बीजाणु उद्भिद है, इसका मतलब क्या है, उद्भिद का मतलब होता है कि युग्मक उद्भिद यानी कि जो युग्मक का उद्भव करेगा, यानी युग्मक को बनाएगा। बीजाणु उद्भिद का मतलब है जो बीजाणु को बनाएगा। ओके, तो यहाँ पर डिप्लॉइड संरचना कैसे होती है, बीजाणु उद्भिद होती है, यानी कि यही विकसित होकर क्या बन जाता है, बीजाणु बन जाता है, बीजाणु उद्भिद बन जाता है, यानी कि जो बीजाणु बनाएगा। ओके, अब यहाँ से क्या होगा, ये क्या करेगा, अर्धसूत्री विभाजन करेगा। अगर ये डिप्लॉइड है तो ये अर्धसूत्री विभाजन जब करेगा तो इससे क्या होगा, संख्या आधी हो जाएगी, और संख्या आधी हो जाएगी तो यहाँ पर ये आधी संख्या जो है वाले जो हमारे स्पोर्स हैं, जो हमारे बीजाणु हैं, वो हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड संरचनाएं आगे चल करके जर्मिनेट करती है और एक नया पौधा बना लेती है। ओके, होपफुली कि आपको ये जो लाइफ साइकिल है थैलोफाइटा की वो समझ में आई होगी। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं।